हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे लेक्चर 2 में। चैप्टर का नाम देख सकते हो, पीछे लिखा हुआ है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो हम बात करेंगे, पहले ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। बात करेंगे एटम्स के बारे में, एटम क्या होता है, एटम क्यों ज़रूरी है, एटम के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, एटम के अंदर ऐसी क्या चीज़ इसको हमें जानना ज़रूरी है, एटम को हम डिनोट कैसे करते हैं। यानी एक तरीके से ये जो लेक्चर है ये एटम्स के बारे में, ठीक है। तो सभी को राधे राधे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ एटम। तो देखो, डाल्टन की जब आपने थ्योरी पढ़ी थी तो उसने क्या डेफिनेशन दी थी, एक बार उसी को ले लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में अगर मैं आपको बोलूँ उसी डेफिनेशन चलना है। तो जो डाल्टन ने हमें डेफिनेशन दी थी उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इट इज़ द इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल का क्या मतलब है, इसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक तरीके से, इट इज़ द इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जिसे हम कभी बना नहीं सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और उसे मिटा नहीं सकते, इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के तहत या फिर अंदर होते हुए। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैंने दो चीज़ ली थी, जैसे मैंने किसी भी चीज़ को बर्न कराया, लकड़ी को बर्न कराया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके नए एटम प्रोड्यूस हो गए होंगे किसी नई चीज़ के, या फिर पुराने एटम जो लकड़ी के थे वो ख़त्म हो गए होंगे। नहीं, एटम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते और कभी भी क्रिएट नहीं होते हैं, वो हमेशा यूनिवर्स में एग्जिस्ट रहते हैं। ये तो हो गई डाल्टन की बात जो वो कह रहे थे। और अगर आपकी बुक से देखा जाए तो उसमें उन्होंने ये लिखा है, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर। या फिर एक तरीके से कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, इसका मतलब क्या है, कभी भी बिल्डिंग बनती है तो वो हमेशा ईंटों से बनती है, हैं, या फिर आजकल नई नई टेक्निक आ गई है, ईंटों से नहीं, या फिर वो सीधी एक सीमेंटेड की लाइन खींच देते हैं, पर वो ज़्यादा सही नहीं रहता। तो बिल्डिंग ब्लॉक यानी ईंटें, ईंटों से बन के क्या बनता है, मकान बनता है, बिल्डिंग बनती है। तो सबसे जो छोटी चीज़ है ईंट, वो इधर एटम को कहा गया है, जिसके द्वारा, जिनको जोड़कर एक मैटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि डेफिनेशन लिखनी है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लो। हट जाता हूँ, एक बार देख लीजिए अच्छे से। लिख लिया होगा आशा करता हूँ। चलो अब आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पर। साइज ऑफ एटम। देखो, अगर कोई भी चीज़ है वो सबसे छोटी है, अगर आपके चैप्टर में या डेफिनेशन में आपको बताया जा रहा है मैटर की जो सबसे इंडिविजिबल फॉर्म है या फिर सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो एक एटम होती है, तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि एटम कहीं ना कहीं इतना छोटा होगा कि उसकी साइज़ हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। मतलब आप उसे नॉर्मल आँखों से तो जनरली नहीं देख पाओगे, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जब साइंटिस्ट लोगों ने अपनी इनोवेशन की, इन्वेंशंस करी, तो उसके बाद उन्हें मालूम पड़ा कि कभी एटम को हम नेक्ड आइज से नहीं दे सकते, क्योंकि उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। और अगर उसकी एटॉमिक रेडियस, या फिर मैं एक बात करूं, जैसे ये एटम है, सर्कल हो गया, और इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस जो होती है ना, उसका साइज़ पता है क्या होता है, 10⁻⁹ या फिर 10⁻⁻10, ये होता है मीटर में। अगर मैं इसको आपको शो करके दिखाऊँ ना,
तो ये पता है कितना हो गया, 0.00000002345678 9 0.00000001 मीटर। अब आप खुद ही सोच लीजिए आप कि जब आपको एक 30 सेंटीमीटर का स्केल दिया जाता है, वो आपको दिख जाता है, और अगर मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में करूँगा ना, आप खुद ही सोच लीजिए कितना ज़्यादा छोटा साइज़ हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज़ हो जाएगा, डेसिमल से बात चली जाएगी। तो पीछे से एक लड़का पूछ रहा है, भैया आप ये बताओ, अगर साइंटिस्ट ने, अगर हम नॉर्मल आंखों से नहीं दे सकते तो साइंटिस्टों ने ये कैसे निकाला? देख भाई, उन्होंने ना बहुत सारे प्रोसेस लगाए, या फिर उन्होंने एक, आपको बताऊँ, माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप, हाई माइक्रोस्कोप होते हैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लेवल के, उनकी मदद से उन्होंने इस चीज़ को फाइंड किया, साइज ऑफ एटम, या फिर कहूँ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस एप्रोक्स साइज। ठीक है, तो आप बस इतना ही लिख लीजिए साइज ऑफ एटम में, या फिर एक नीचे डाल के सकते हो, इट इज़ वेरी स्मॉल, कांट सी बाय नेक्ड आइज। पहले ये लिख लेना, इट इज़ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल इन साइज, कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज। ठीक है, पहले ये लिख लेना, उसके बाद लिखना एटॉमिक रेडियस एप्रोक्स साइज इज़ 10 to the power -9 और 10 to the power -10 मीटर। अब देखो, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि जो 10 to the power -9 है ना मीटर, इसको पता है लिखा जाता है 1 नैनोमीटर, और जो 10 to the power -10 है, इसको जनरली 1 एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। ये आगे काम आएगा, अगर आगे की क्लास में, जैसे आप जाओगे 11-12 में, PCM लोगे, वहाँ काम आएगा, पर ये तो यहाँ भी काम आएगा, नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम भले ही ना काम आए आगे चल के, अगर कोई बच्चा कॉमर्स ले रहा है, आर्ट्स ले रहा है, तो उसके लिए कोई है नहीं ये चीज़, बस आप इतना लिख लो। ठीक है, समझ आई गया होगा, बहुत छोटा साइज़ होता है। चलो, आशा करता हूँ, अब मिटा देता हूँ इसे। अब आ रहे हैं थर्ड टॉपिक पे, हमारे थर्ड टॉपिक पे आ रहे हैं। चलो, थर्ड अभी आपको साइज बता दी। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यूनिवर्स का और सारे बच्चों का, अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई तुम्हारे लिए एटम्स पढ़ना या उनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, तो पीछे से लड़का पक्का बोलेगा, भैया पेपर में आएगा, नंबर मिलेंगे और इसलिए ज़रूरी है। देख भाई, वो तो ज़रूरी है, उसको तू बदल नहीं सकता, पर मैं अगर बात बताऊँ ना, बुक के माध्यम से या फिर तेरे पढ़ने के माध्यम से अगर कोई सच में इंटरेस्टेड है, तो हमें एटम्स के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देख, कोई भी चीज़ जो तू फील कर रहा है, टच कर रहा है, तो वो किसी एक ऐसी चीज़ से बनी है जो तू जिसे देख सकता नहीं है, पर उसका एक सिग्निफिकेंस है, यानी उसकी एक विशेषता है। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो ये भी नहीं होगा, एटम नहीं होगा तो मैटर नहीं होगा। इसलिए हमें क्या होता है, एटम के बारे में जानना ज़रूरी होता है। अब हम एटम के बारे में क्या क्या जानते हैं, तो इनको पता ही है, साइज जानते हैं, वेट और बाकी सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो वाई डू वी नीड टू नो अबाउट एटम? बिकॉज एटम is very atom has very high significance and every matter is made
अप ऑफ एटम्स। ठीक है, समझ गए होगे हमें जाना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका सिग्निफिकेंस है पर वो दिखती नहीं है, तो उसके लिए जाना ज़रूरी हो जाता है कि उसकी ऐसी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी ऐसी विशेषता क्या है जो हमें जाना ज़रूरी है और उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अब आगे चलते हैं अपने चौथे पार्ट पर, जो जनरली आपकी बुक में फालतू के लिए दिया हुआ है, उसका कोई काम नहीं है, वो है सिंबल्स ऑफ एटम। देखो, अगर बुक के माध्यम से जाओ ना तो बहुत गंदा वाला फंसा रखा है वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल वाहिया से वाहिया लैंग्वेज हो सकती है बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, ना समझाने के लिए, वो लिख रखा है। और मैं आपको बता दूं कि सिंबल्स ऑफ एटम्स जो होते हैं ना, जैसे ही गोल्ड का आप देखोगे तो गोल्ड का ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, हाइड्रोजन का ऐसे दे रखा है, इसकी कोई नीड नहीं है, ना ये पेपर में आने वाला, ना आपसे कोई ये पूछने वाला। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप स्किप करो मेरी मानो तो, क्योंकि ये ना तो पूछा जाता है कहीं भी और ना ये आता है। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो भैया आपने फिर सिंबल ऑफ एटम लिखा क्यों टॉपिक? अरे क्योंकि भाई देख, वो सिंबल है, अब आगे बहुत आगे और भी तो चीज़ें आएंगी जो पढ़ाऊँगा, इसलिए लिखा है। तो पहले इसमें थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। चलो आ जाओ। तो सिंबल ऑफ एटम में सिंबल नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका सब टॉपिक पे चलते हैं। पहला क्या आ रहा है, एटम को हम दिखाते कैसे हैं, हाउ एटम कैन बी शोन। इसको मैं सब टॉपिक ही डाल लेता हूँ एक तरीके से इसी के अंदर, हाउ एटम्स आर शोन। हम एटम को दिखाते कैसे हैं। अगर आपको कॉपी दे दी जाए, भाई तू मुझे ये बता कि ये हाइड्रोजन कैसे है, ये हीलियम कैसे है, ये आयरन कैसे है, तो देख उसके ना कुछ कुछ पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आ रहा है नेमिंग कैसे, तू इंसान है, तेरे सामने वाला भी इंसान है, तेरा दाएं साहब इंसान है, पर तू अपने आप को डिफाइन कैसे करेगा कि मैं अलग हूँ तुझसे, तू मुझसे अलग है। कैसे? फीमेल मेल वाला नहीं, उससे मत सोचना, नाम से तो बोलोगे। देखो मेरा नाम, जैसे मेरा नाम देव है, किसी और का नाम कुछ है, रमेश है, सुरेश है, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछेगा ये हाइड्रोजन का आइटम है, ये आयरन का आइटम है, इसको शो करो, तो आप क्या कर सकते हो, नेमिंग के द्वारा आप शो कर सकते हो। नेमिंग कैसे? अब नेमिंग में आ जाते हैं। नेमिंग कैसे होती है? नेमिंग होती है दो तरीके से, या तो नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड, या फिर तीसरा होता है प्लेस वेयर इट फाउंड। अब आप हो, आपके तो मम्मी पापा नाम रख देते हैं कि आपका नाम ये है वो है, तो चल जाता है। अब एटम की बात आई, तो एटम की जब पूछा गया कि यार नेमिंग कैसे करनी है एटम की, तो दो तरीके आए कि या तो हम जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा है उस एलिमेंट या एटम को, उसके ऊपर उसका नाम रख देते हैं। अब इसके एग्जांपल में आ जाता हूँ, आप देखना एटॉमिक टेबल में, एटॉमिक टेबल तो आपको अभी पढ़ाई नहीं है तो सॉरी, पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि जो मेंडलीव बहुत रिनोन्ड साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर एक एटम का नाम रखा गया, जैसे मेंडलीवियम। और प्लेस की जगह मैं बात करूं, प्लेस का एग्जांपल लें तो साइप्रस, जो टर्की के पास एक कंट्री है साइप्रस, उसमें कॉपर को ढूंढा गया था, तो साइप्रस के ही ऊपर उसका नाम कॉपर रख दिया गया जहां पर वो फाइंड हुई। ये होगी दो चीज़ें। अब देखो, अब क्या होता है कि लोग क्या करेंगे, जैसे साइंटिस्ट हुआ और प्लेस हुआ, तो लोगों के बीच ना थोड़ी टसल नहीं होगी। जैसे अगर किसी साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया, अब वो बोले यार मैं इसको अपने नाम पर रखूँगा, और लोग बोले नहीं भाई तू रखेगा जिस जगह पे फाउंड हुआ है, तो इसको पता है अप्रूव कौन करता है, कि बताता कौन है, इसको अप्रूव करता है अप्रूव बाय IUPAC। अब देखो इसकी
फुल फॉर्म लिख देता हूँ, याद नहीं है वैसे तो मुझे, सही बता दूंगा भाई, याद नहीं थी भाई मुझे, ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि बहुत गंदी, मेरे को बस याद है इंटरनेशनल अप्लाइड केमिस्ट्री बस। तो लिख देते हैं इसकी एक बार फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जब नेमिंग होगी वो किस पे होगी, नेम ऑफ साइंटिस्ट पे होगी या नेम ऑफ प्लेस वेयर विद फाउंड होगी, और उसको अप्रूव कौन करेगा, IUPAC। अब IUPAC है ना, उसने कुछ नॉर्म सेट करे, सेट्स नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं, एक तरीके से कंडीशंस होती हैं कि अगर कोई बंदा कल उठ गया, उसने बोला देखो भाई मेरा नाम सुरेश है तो मेरे एलिमेंट का नाम सुरेशियम होना चाहिए है, और इसका कैपिटल सुर्रू होना चाहिए, तो ऐसा अच्छा लग रहा है क्या, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा, बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, लिखने में तो क्या ही अच्छा लगेगा। तो IUPAC ने क्या बोला, IUPAC ने दो चीज़ डिफाइन करी कि जो भी एटम होगा ना, एटम फर्स्ट लेटर जो होगा शुड बी इन कैपिटल एंड सेकेंड लेटर शुड बी इन स्मॉल। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब बात आ रही है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन, सॉरी मैंने एक्सेप्शन ले लिया, मतलब एक तरीके से वो एग्जांपल सही नहीं रहेगा। आपको लेता हूँ मैं, हाँ कॉपर लेता हूँ। तो देखो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कॉपर। कॉपर कहाँ फाउंड किया, साइप्रस में, ठीक है। लोगों ने बोला चलो इसका नाम कॉपर रख देते हैं, प्लेस इट फाउंड, अप्रूव कर दिया IUPAC ने। अब IUPAC ने बोला कि आपने कॉपर रखा है उसका नाम है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका जो नाम होगा ना वो हम उसका जो सिंबल होगा या फिर उसका जो जनरली जो लेटर से हम उसको डिनोट करेंगे उसको हम रखेंगे C कैपिटल में और U स्मॉल में, और ये बन गया आपका कॉपर एटम। तो बस ये पूरी मगनमारी एक सिंबल के लिए थी या डिफाइन करने के लिए थी एक एटम को, बस इतना ही बात है। और आप इसको ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा क्या लगेगा, कॉपी में लिखोगे तो भी अच्छा लगेगा थोड़ा, तो लिख देना। लिख लिया होगा आपने, आशा करता हूँ। चलो आगे चलते हैं। अब राइटिंग नहीं समझ आ रही है तो देखो भाई आंखों का इलाज कराओ, मतलब पीछे से बच्चे बोल रहे हैं भाई इतना घमंड अपनी राइटिंग पर। अरे भाई घमंड नहीं है यार, थोड़ी इतना देख 12 साल स्कूल में पढ़े हैं, अब कॉलेज पढ़ रहे हैं, अब भाई 12 साल और अब 2-3 साल और मान ले, इतने साल लिखा कर कॉपी में बार लिख कर राइटिंग अच्छी नहीं हुई होगी, समझने लायक नहीं हुई होगी, कैसी बात करते हो भाई तुम हैं। अब चल रहे पाँचवें पार्ट पर, जो इम्पोर्टेंट है और सबको समझना ज़रूरी है। अब थोड़े कान खड़े कर लेना अपने, कान खड़े, ठीक है। इसमें इंक भर देते हैं थोड़ी सी। पीछे से एक बच्चा स्माइल दे रहा है भाई, वीडियो देख रहे हो तो स्माइल दे रहे हो क्या? कान खड़े करने को बोला है, कुछ और सुन लिया लग रहा। चलो अब आ रहे हैं अगले टॉपिक पर जो इम्पोर्टेंट है बहुत। इम्पोर्टेंट आ रहे एटॉमिक मास। देखो आप हो, जनरली आपके एग्जांपल लेता हूँ मैं, आप मतलब स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है। आप वेटिंग मशीन पे जाते हो, वेटिंग मशीन पे पाँव रखा, आ गया वेट आ गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेट, और लिखेंगे कैसे, रमेश का वेट, रमेश वेट। तो ऐसी ना एटम होता है ना, एटम को हम नापते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं उससे हम नापते हैं, तो उसको डिफाइन करा जाता है एटॉमिक मास। तो एक जनरली मैं इसकी डेफिनेशन दूं तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है,
इट इज़ द मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मैटर। सिंगल एलिमेंट की बात होगी भाई, सिंगल एलिमेंट की, क्योंकि अगर मैं सारी की ले लूँगा तो वो मैटर का वेट बन जाएगा। तो सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द मास ऑफ द सिंगल एटम प्रेजेंट इन द मैटर। और एक बार आपको अच्छी से एक और डेफिनेशन लिख देता हूँ जो आपको अच्छी लगे। ये तो मेरे द्वारा है, ठीक है, डेफिनेशन ये लिखनी है तो लिखो। अगली थोड़ी अच्छी से लिख देते हैं, जो इंग्लिश में है बढ़िया वाली, राजा बाबू वाली, वो लिख देते हैं। एटॉमिक मास इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक वेट। अब कोई भी बच्चा दिख रहा होगा ना, वो पक्का मैं बता रहा हूँ क्यों बोलेगा, भैया पहली वाली बहुत बेकार है, सेकंड वाली अच्छी लग रही है। क्यों? सेकंड वाली बड़ी है, पेपर में लिखोगे बड़ा लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। पर भाई देख कुछ नहीं है, इट इज़ द मास ऑफ सिंगल एटम प्रेजेंट इन द मैटर है। और दूसरी डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास इज ऑल्सो नोन एज द एटॉमिक वेट, measure of the average mass of atom, chemical element unit, atomic mass, its unit is atomic unified mass और atomic mass unit। दिमाग का दही हो गया ये वाली डेफिनेशन में। कैसे? देखो इसमें आ गया एवरेज मास है, एवरेज मास आपको पता नहीं है, ऑफ केमिकल एलिमेंट आ गया, एलिमेंट भी आपको केमिकल एलिमेंट है। दिमाग खराब होगा नहीं, पर ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, इसको लिखोगे तो अच्छा लगता है देखने में। वहीं मैं अगर आपको सिंपल में लिखा रहा हूँ तो वो बच्चों का मज़ा नहीं है। तो आपकी मर्जी है, मैंने आपको दोनों डेफिनेशन दे दिए, जो उनसे लिखनी चाहे वो लिख ले। उसमें पता है एवरेज मास क्यों लिखा है, चलो नहीं बताता, छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं। ये तो हो गया एटॉमिक मास, यानी मेरा जो मैटर था, एक मेरे पास मैटर था, मैंने उसमें एक एटम निकाला, उसको मेज़र किया और उसका वेट आ गया, ठीक है। अब बात आ रही है अगली क्या बात आ रही है, लिख लिया होगा भाई, ठीक है, नहीं लिखा होगा तो तुम्हारी गलती, पॉज करके लिख लेना एक और बार। अब अगली चीज़ आ रही है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर एक बात कहूँ मैं, एटॉमिक मास की यूनिट है। तो पहले एक स्टोरी सुनो। आपको पता है पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में ना ये केजी ग्राम का सिस्टम नहीं हुआ करता था। पुराने ज़माने में क्या होता था, आपको बैठाया तराजू में और इस साइड रखी थी चीज़, जैसे ये रख दिए कट्टा बोरी का, बोरी कट्टा रख दिया गेहूं का है, और आपको बैठा दिया। तो आपको कैसे मेजर करते थे पहले, मतलब पुराने ज़माने में आपको, मतलब आपके पूर्वजों को, कि भाई ये गेहूं की इस आधी कट्टे के बराबर है या फिर इतने सोने के बराबर है। सोना वोना का तो बात छोड़ी दो, फिर हैं सोना चांदी इसके बराबर तो फिर मज़े आ जाते। तो पहले ग्राम और केजी नहीं हुआ करता था, पहले एक डिफाइंड चीज़ होती थी जिसको हम बेस मानते थे और उससे आपका वेट मेज़र करते थे। तो ऐसी क्या है ना, एटॉमिक मास यूनिट की ना पहले लोगों ने सोचा इसको कैसे डिफाइन किया जाए, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो उनको पता है
एक एलिमेंट मिला, उसका नाम है कार्बन, एलिमेंट है कार्बन, कार्बन 12। इसको कार्बन 12 क्यों बोलते हैं, 12C? पता है क्यों? क्योंकि ये है 12 का मतलब होता है आइसोटोप। नेचर में क्या होता है, नेचर में डिफरेंट, जैसे आप सोचते हो कि हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन एक ही होगा पूरे यूनिवर्स में, नहीं भाई, गलत है तू। अगर आपने देखा होगा ना, हाइड्रोजन के अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, बहुत सारे। तो ऐसे ही कार्बन के बहुत सारे फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, ये बस बेसिक टर्मिनोलॉजी है समझने के लिए। तो ऐसी कार्बन का एक होता है 12C। अब हम 12C को बेस लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये होता है स्टेबल होता है और मैनी रिएक्शन विद एलिमेंट्स, ये ना बहुत सारी रिएक्शन करता है, वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करता है। अगर आप पढ़ोगे ना आगे चल के, तो आगे चल के एक चीज़ आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें पता है क्या होता है, सिर्फ कार्बन को एक सेपरेट जगह दी गई है केमिस्ट्री में, एक अलग से, क्योंकि उसकी इतनी वैरायटी ऑफ रिएक्शंस है, इतनी वैरायटी ऑफ रिएक्शंस कि आप बाद में बोलोगे यार बस बहुत पढ़ लिया। तो इसलिए ना कार्बन 12 को लिया जाता है क्योंकि एक स्टेबल होता है और मैनी रिएक्शंस देता है एलिमेंट्स के साथ। तो बेस क्या होगा, बेस हो गया हमारा कार्बन 12, जिसको हम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। बेस तो अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, थोड़ा वैसा टर्म हो गया। तो इसमें क्या होता है, यूज्ड 12C कार्बन यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग। अभी डेफिनेशन मत लिखना, पहले बोल दिया मैंने, ठीक है, अलग से लिखाऊंगा अच्छी सी। तो इसमें क्या होता है, कार्बन 12 को हम क्या लेते हैं, एक स्टैंडर्ड लेते हैं। अब कार्बन 12 स्टैंडर्ड ले लिया, ठीक है भैया समझ गए। आगे बताओ, आगे अगर आप मुझसे पूछ रहे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का फाउंड क्या किया था, 16। तो अगर मैं एक तरीके से देखे जाऊँ, कार्बन को मैं रिएक्ट करा रहा हूँ ऑक्सीजन से, तो क्या बन रहा है, CO2, या फिर अभी O2 नहीं लेता हूँ, सिर्फ ऑक्सीजन ले रहा हूँ। तो इसका वेट क्या है, 16, इसका ले लिया 12 और हैं। तो अगर मैं देखूँ एक तरीके से, मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन में ले रहा हूँ 16/12 पार्ट। सीधी सी बात है कि अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि भाई इसमें ऑक्सीजन है X और कार्बन है 12 और ऑक्सीजन के में पता है 16 होता है वेट, तो कैसे फाइंड कर रहे हैं हम ले रहे हैं कार्बन जब रिएक्ट करेगा 16/12 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन या फिर इतने फ्रैक्शन में, तब वो पहुंचेगा CO में। या फिर मैं एक बेसिकली टर्मिनोलॉजी बताऊं, अगर आप कुछ भी चीज़ का वेट लिखोगे, एटॉमिक वेट लिखोगे, तो उसमें U आएगा, या फिर कार्बन 12 से उसको रिएक्ट करवा के उसका एक मेजर स्टैंडर्ड निकाला जाता है। केमिस्ट्री में पहले से ही साइंटिस्टों ने क्या किया है, कार्बन 12 से सारे एलिमेंट्स को रिएक्ट करवा रखा है और उनके अलग अलग वेट निकाल रखे हैं। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना भी नहीं समझना कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, बस ये डेफिनेशन रट जा और आपको एटॉमिक मास तो दे ही रखे हैं याद करने के लिए। तो अब एटॉमिक मास यूनिट लिख लेते हैं थोड़ा बढ़िया सा। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, डिफाइंड एज द 1/12 मास ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। बस इतना लिखा है ना, एटॉमिक मास यूनिट में फुल नंबर मिल जाएंगे मेरी तरफ से। और देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीजन का वेट कितना है, तो आपको पता है 16 लिखना है और बाद में U लगाना है। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड कार्बन लिया है, तो U लिखो। पहले क्या करते थे, पहले AMU लिखते थे इसलिए, पर IUPAC ने क्या बोला, AMU बहुत बड़ा हो रहा है, इसको शॉर्ट में कर दो, U कर दो। तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अब आ रहे हैं आज के लास्ट टॉपिक पर। इम्पॉर्टेंट नहीं लिख लिया होगा भाई, हैं लिख लिया होगा ना भाई और बहनें मेरी जो इस वीडियो को देख रही हैं।
तो आज के लास्ट टॉपिक पर आ गए, क्या बोल रहे हैं उसे, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, या फिर एक तरीके से बोलूँ एटम एग्जिस्ट क्यों कैसे कर रहे हैं, एटम एग्जिस्ट कर कैसे रहे हैं। तो देखो ये तो बच्चा बोल देगा या फिर आप भी बोल दोगे कि एटम एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे ग्रुप बन रहा है, फॉर्म हो रहे हैं, तब जाके एक मैटर बन रहा है। तो अब इसको ना थोड़ा एक सीक्वेंशियल फॉर्म में समझने की कोशिश करो। ये क्या है, मेरा एक एटम है। अब जब जाके ऐसे बहुत सारे एटम मिलेंगे ना, तो क्या फॉर्म होगा, एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, या फिर मॉलिक्यूल और आयंस बोल देता हूँ, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस एक दूसरे से फॉर्म होंगे तब जाके क्या बनेगा, एलिमेंट, या फिर एक तरीके से कहूँ मैटर, जिसको आप क्या कहोगे, फील कर पाओगे, टच या फील। तो हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट इन, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, when atom is taken, many atoms are taken, they form molecules and ions. After that, after the many combination of molecules and ion, they form element or matter by which the atoms exist. नॉर्मल है, चार्ट भी बना के आ जाओगे तो भी ठीक है। तो लिख दूँ मैं इसको एक बार, चल रहने देते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ ही जाओगे, अपने आप लिख लोगे इसे। तो हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट इन द ग्रुप, the group form molecules and the group of molecules or ions form element which we feel or touch। चलो बस आज का लेक्चर आपका ख़त्म होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए, और आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा जाए। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को। सी यू, टाटा, गुड बाय, और सभी को राधे राधे।